जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों कन्वेक्शन, रेडिएशन, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी के बारे में जाना था। आज हम लोग दोस्तों फूरियर्स लॉ से संबंधित कंसेप्ट को जानेंगे और जितने भी कंसेप्ट होंगे दोस्तों उन सारे कंसेप्ट को फूरियर लॉ से जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं फूरियर्स लॉ से वो सारे न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। और फूरियर्स देखिए जो फूरियर्स लॉ है उसे न्यूमेरिकल हर एक शिफ्ट में एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया है हीट एंड टेम्परेचर से। तो वो दोस्तों जनरली किसी ने बता नहीं रखा है, लेकिन मैं दोस्तों बता देता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को कंसेप्ट को देखते हैं। पहले आज हम लोग दोस्तों फूरियर्स लॉ को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम किस पे यहाँ पे फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, यानी कि फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन कहने का मतलब दोस्तों कि हीट कंडक्शन जो होगा वो फूरियर्स लॉ के अनुसार कैसे होगा। तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे बात को समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या जो दिया गया है कंडीशन ये समझिएगा। जैसे कि कोई घर होता है या दीवार होता है, तो उसमें एक मोटी ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, मोटी एक दीवार है। क्या है? मोटी एक दीवार है। तो मोटी दीवार है तो उसमें कुछ तो थिकनेस होगा। तो उसकी थिकनेस को हमने क्या मान लिया कि उसका थिकनेस क्या है, टी है। क्या है? टी है। उसका क्या है, थिकनेस टी है। और यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या है, एक क्रॉस सेक्शन होगा। एक क्रॉस सेक्शन होगा जिसका क्या होगा दोस्तों, कुछ तो एरिया होगा। इसका क्या होगा, कुछ एरिया होगा। इसका कुछ एरिया होगा। इस सरफेस का क्या होगा, कुछ एरिया होगा। तो इसको क्या मान लिया हमने कि ए है, एरिया है। इसका क्या है, ये एरिया है। ये इसका थिकनेस हो गया और ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब इधर से अगर दोस्तों हीट हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इधर से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इधर से मान लेते हैं कि हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है, टी1 हो रहा है। इसका हीट क्या ट्रांसफर हो रहा है, टी1 हो रहा है। और इधर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, टी2 हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, टी2 हीट, यानी कि यहाँ पे हीट जो ट्रांसफर ये अंदर सरफेस होगा, रूम का क्या होगा, किसी दीवार का आंतरिक सरफेस होगा। आंतरिक सरफेस होगा और ये हमारा क्या है, बाहर सरफेस है। तो जब अंदर की बात करें तो अंदर का तापमान क्या था, टी1 था। और बाहर का तापमान क्या है, टी2 है। बाहर का तापमान क्या है, टी2 है। तो इसमें अब होता क्या है दोस्तों कि जो हीट सप्लाई होगा, तो रूम यहाँ पे अगर गर्म है, जैसे दोस्तों कंडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे कि अगर ये कोई लोहा है, यहाँ पे अगर हम गर्म करते हैं तो ये धीरे 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 इधर भी गर्म हो जाता है। धीरे धीरे इधर भी गर्म हो जाता है। तो अंदर का तापमान अगर कुछ है तो दीवार से अगर कांटेक्ट में है तो जाहिर सी बात है कि हीट तो कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर होगा। हीट क्या होगा, कुछ तो इधर ट्रांसफर होगा। तो हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगा दोस्तों। तो वो कितना हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो उसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा या तो कितना ऊर्जा उसमें कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हीट जो कंज्यूम होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। तो Q जैसे कि हमारा हीट सप्लाई इसमें होगा, कितना होगा, मान लिया कि हमने इसमें जो हीट सप्लाई हो रहा है, Q हीट सप्लाई हो रहा है। तो Q जो हीट सप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया का। यानी कि हीट जो सप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सरफेस एरिया का, यानी कि इसका सरफेस एरिया जितना अधिक होगा उसमें हीट क्या होगा, उतना अधिक सप्लाई होगा। तो ये पहला इक्वेशन हम कह सकते हैं इसको। अब दूसरा क्या है दोस्तों कि इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि क्या होगा, डी2 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, टी2 माइनस टी1, टी2 माइनस टी1। तो ये इसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के क्या, टेम्परेचर डिफरेंस का भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों कि इसका एक स्पेसिफिक, जैसे कि थर्मल कोई भी वस्तु में जब हीट क्रॉस होता है तो अलग अलग धातु के लिए या अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग हीट ट्रांसफर होता है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या है, एक लोहे का है तो उसमें हीट एक ट्रांसफर हो रही है। और एक लकड़ी का है तो इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो लकड़ी, ये हमारा क्या है, वुड है, यानी कि लकड़ी है। और ये हमारा क्या है, आयरन है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हीट होगा। तो ये जल्दी हीट होगा। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हीट हीट इसमें क्या होगा, देरी से होगा। ये यहाँ पे हीट करेंगे तो इधर हीट नहीं, हीट क्या होगा, नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, अलग है।
इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, अलग है। और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी जिसका अधिक होगा उसमें हीट भी क्या होगा, अधिक सप्लाई होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल कंडक्टिविटी का भी हो जाएगा, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, हीट उसमें उतना अधिक लगेगा, उसमें हीट उसमें उतना अधिक लगेगा। अगला हमारा क्या है दोस्तों, ये थिकनेस, हमारा एरिया का बात हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस का बात हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी की बात हो गया। अगला टर्म हमारा क्या बच गया, थिकनेस। यानी कि दोस्तों थिकनेस अगर बढ़ेगा, थिकनेस अगर हमारा बढ़ता है तो हीट हमारा क्या होगा, घटेगा। यानी कि ये थिकनेस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थिकनेस का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थिकनेस का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, फूरियर्स लॉ का टर्म एंड कंडीशंस हो गया। अब इस अगर सबको अगर हम दोस्तों एक साथ ऐड कर दें तो हमारा एक फॉर्मूला निकल करके आएगा, वो क्या है, Q इक्वल टू के ए, के ए, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। और साथ ही साथ हमारा ये थिकनेस हमारा क्या कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। थिकनेस कहाँ होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, फूरियर्स लॉ हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, फूरियर्स लॉ हो गया। तो ये हमारा ये जो फॉर्मूला आया दोस्तों, ये किसका है, फूरियर्स लॉ का फॉर्मूला है। क्या है, फूरियर्स लॉ का फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले पे दोस्तों, ये फॉर्मूले पे दोस्तों आप यकीन मानिए, हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम तो एक क्वेश्चन लगभग शिफ्ट में एलपीसीबी 2 में दोस्तों इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये टर्म क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लिख देते हैं कि कौन हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्यू क्या दर्शा रहा है, क्यू जो हमारा है वो हीट के बारे में दर्शा रहा है। T1 हमारा क्या है, सप्लाई, यानी कि चेंज इन, यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट क्या लिखते हैं, या तो दोस्तों यहाँ पे ए की बात करें, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ का ये क्या हमारा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पे एरिया सिर्फ हम लिखते हैं, ये लेकिन है क्या, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। लिख ही देता हूँ दोस्तों, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और ये हमारा क्यू हमारा क्या दर्शाता है, हीट दर्शाता है। और टी हमारा क्या दर्शाता है, ये थिकनेस दर्शाता है, वॉल का थिकनेस। किसका थिकनेस है, दीवार या किसी भी मटेरियल का क्या होगा, ये थिकनेस को दर्शाता है। और ये डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, तापमान में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि क्या है, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अब एक यहाँ पे हमारा क्या बच गया दोस्तों, के मतलब क्या होता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमारा डायग्राम इधर हो गया, और यहाँ पे ये लिखा गया है ये टर्म्स। तो एच हमारा क्या दर्शाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया दर्शाता है। क्यू हमारा क्या दर्शाता है, हीट को दर्शाता है। टी हमारा ये थिकनेस को दर्शाता है। डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर को दर्शाता है। और के हमारा क्या दर्शाता है, थर्मल कंडक्टिविटी को दर्शाता है, थर्मल कंडक्टिविटी को दर्शाता है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, फूरियर्स लॉ हो गया। इसमें दोस्तों ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, सिर्फ ये फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूले क्यों, फॉर्मूले को याद रखना है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैं अभी यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर लिया है हमने, अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। तो अगला यहाँ पे टर्म हमारा क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारा फॉर्मूला हमने क्या देखा दोस्तों, Q इक्वल टू क्या था हमारा, के ए डेल्टा टी अपॉन थिकनेस था, क्या था, थिकनेस था। तो यहाँ पे ये हमारा क्या टेम्परेचर या थिकनेस है। हमें थर्मल कंडक्टिव की बात करें तो ये हमारा के क्या दर्शाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिव यानी कि के बराबर हमको लिखना है, तो क्यू टी अपॉन ए डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो ये हमारा के हम यहाँ पे क्या दर्शाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी को दर्शाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी को दर्शाएगा।
के हमारा क्या दर्शाएगा यहाँ पे, के थर्मल कंडक्टिविटी, यही तो हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है ये, थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए दोस्तों, अगर इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट या तो यूनिट की, तो क्या होगा, इसका एसआई यूनिट या यूनिट यूनिट की बात करें तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे तो क्यू हमारा हीट का है, तो हीट का एसआई मतलब क्या होता है, जूल होता है। टी हमारा क्या है, थिकनेस है, थिकनेस का एसआई यूनिट हमारा लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। एरिया का हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन होता है। तो यहाँ पे हमारा एक एम से कट जाएगा, यानी कि जूल पर मीटर केल्विन, पर मीटर केल्विन। या तो यहाँ पे दोस्तों इसको और हम लिख सकते हैं, जूल ये मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो पर मीटर, केल्विन को भी ऊपर ले जाएंगे तो पर केल्विन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। ये क्या होगा, एसआई यूनिट हो जाएगा, यानी कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। तो आगे हम दोस्तों यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का दोस्तों कुछ एग्जांपल हमने लेके रखा है, एग्जांपल लेके रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे अधिक थर्मल कंडक्टिविटी किसका है, तो सबसे अधिक थर्मल कंडक्टिविटी किसका है, डायमंड का है। क्या है, डायमंड का क्या है दोस्तों, सबसे अधिक थर्मल कंडक्टिविटी है। डायमंड का क्या है, सबसे अधिक थर्मल कंडक्टिविटी है। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक किसका होता है, तो डायमंड का होता है। और यहाँ पे दोस्तों किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछा जाता है अधिकतर। एक दूसरा याद रख सकता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो सिल्वर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे थर्मल कंडक्टिविटी अधिक किस में होता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है सबसे अधिक किस में होता है, सॉलिड में होता है। किस में होता है, सॉलिड में होता है। उसके बाद किस में होता है, लिक्विड में होता है। उसके बाद गैस में होता है। उसके बाद क्या होता है, गैस में होता है। उसके बाद किस में होता है दोस्तों, गैस में होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने दो क्वेश्चन ले रखा है फूरियर्स लॉ पर, फूरियर्स लॉ पर हमने दो क्वेश्चन ले रखा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों पूछे गए हैं। ये हमारा क्या है दोस्तों, फूरियर्स लॉ पर दो न्यूमेरिकल हमने ले रखा है। और ये दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये कब पूछा गया दोस्तों, तो ये सीबीटी 2 में, एएलपी सीबीटी 2 का, ये क्या है, एएलपी सीबीटी 2, एएलपी सीबीटी 2 का डेट की बात करें दोस्तों, तो 23/1/19 में, 2019 में पूछा गया है। 23/1/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया गया है वो देखिए। सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें डाटा क्या क्या दिया गया है, डाटा क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया दोस्तों, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो एसआई यूनिट क्या दिया गया है इसका, थर्मल कंडक्टिविटी बराबर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, पहले थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि दोस्तों पहले हमारा यहाँ पे के बराबर दे दिया गया है। तो देखिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हमारा वर्क पर मीटर पर केल्विन भी होता है। जैसे कि देखिए, ये पर रेट जब पूछा जाए, देखिए यहाँ पे बोला गया होगा रेट, दर, दर की बात किया जाए तो वो हमारा क्या होता है, तब हमारा वॉट पर मीटर पर केल्विन होता है। और वैसे तो हमारा क्या होता है, जूल पर मीटर पर केल्विन होता है। तो ये दोनों ऐसा यूनिट किसका होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का होता है। तो के बराबर कितना दिया गया है थर्मल कंडक्टिविटी, 50.2 वॉट मीटर पर केल्विन, मीटर पर केल्विन दिया गया है। और इसमें एरिया कितने का है, तो 0.02 मीटर स्क्वायर। और थिकनेस, यानी कि टी, यहाँ पे थिकनेस हमारा दोस्तों, लंबाई वॉल की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, थिकनेस दिया गया है 15 सेंटीमीटर का। तो थिकनेस हमारा ये क्या है, 15 सेंटीमीटर का। लेकिन इस थिकनेस को दोस्तों हम ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका ऐसा यूनिट हमारा किस में आ जाएगा, 0.15 मीटर में आ जाएगा, 0.15 मीटर में आ जाएगा। तो ये थिकनेस हो गया। अब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो यदि छड़ों के दोनों सिरों पर 300 डिग्री तक का तापमान अंतर, अंतर में टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है 300 डिग्री सेल्सियस का, 300 डिग्री सेल्सियस का, तो छड़ के माध्यम से प्रवाह, उष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, उष्मा प्रवाह की दर। तो फिर वह हमारा फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू
एम क्यू इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, के ए डेल्टा टी अपॉन थिकनेस। तो के हमारा क्या था, के बराबर कितना है 50 के बराबर कितना है 50.2 इंटू एरिया हमारा कितना है 0.02 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना का है, तो 300 का है, 300 का है। अब हमारा यहाँ पे दोस्तों थिकनेस कितना का है, जी की थिकनेस 0.15 0.15। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना कटेगा, ये पॉइंट से अगर पॉइंट 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं तो एक जीरो यहाँ पे आएगा, तो ये एक जीरो से एक जीरो में इसको काट सकते हैं, से 15 से यहाँ से कटेगा, 15 दूना 30, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 502 गुना ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये कितने के आसपास आएगा, यानी कि 4 दूना 8, जीरो 4 पचे 20, 4 पचे 20, इतना क्या होगा ये जूल पर सेकेंड। हमें दर पूछा है, दर पूछने का क्या मतलब क्या है, यानी कि टाइम यहाँ पे टी से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि यूनिट सेकंड में, दर कहने का मतलब समय से डिवाइड किया जाएगा, तो जूल पर सेकंड, तो इतना जूल पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है इतना, तो यहाँ पे किलो जूल में दिया गया है, किलो यानी कि 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 2.008 किलो जूल पर सेकंड। तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, 2 किलो जूल पर सेकंड। तो 2 किलो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा एलपीसीबीटी 2 में 23/1/2019 को ही पूछा गया है, 23/1/2019 को ही पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या, पहले दोस्तों डाटा को लिखते चलिए। 24 सेंटीमीटर की मोटाई वाले एक ईंट की दीवार की आंतरिक सतह का तापमान इतना है, यानी कि देखिए थिकनेस की बात करें तो थिकनेस कितना है 24 सेंटीमीटर है, किसमें है कितना है 24 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 0.024 मीटर आ जाएगा थिकनेस। और आंतरिक सतह का तापमान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, और बाहरी सतह का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान में अंतर कितने का है 25 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, टेम्परेचर डिफरेंस 20 हो जाएगा, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 25 में 5 जाएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर। और प्रति वर्ग दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से, जब भी प्रति वर्ग मीटर बोला जाए तो एरिया को वहां पे एक ले लेना है, प्रति वर्ग मीटर बोला जाए तो एरिया को क्या लेना है, एक ले लेना है। और उसमें ये चलता है कि थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर कितना दिया गया है, तो ये थर्मल कंडक्टिव कितना दिया गया है दोस्तों, कितना है 0.15 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ पे देखिए तो जूल पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे देखिए तो 0.15 है, 0.15 है ये, और जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं, वॉट पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसा यूनिट होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। अब यहाँ पे हमें हीट पूछा गया कि कितना हीट की जरूरत हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन थिकनेस। तो यहाँ पे हीट हमें चाहिए, तो के बराबर कितना है हमारा 0.15, एरिया कितना दिया गया है, हमने क्या बताया कि प्रति मीटर वर्ग दे, प्रति वर्ग मीटर दे या मीटर प्रति मीटर स्क्वायर दे, तो वहां पे एरिया को हम क्या करते हैं एक लेते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है 20 डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस, और थिकनेस यानी कि मोटाई कितना है 0.24। तो यहाँ पे ये 2 अंक के बाद, यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव ये है, 2 अंक के बाद दशमलव ये है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर इसको काटा जाए तो कितना बार में कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24, 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, या तो इसको एक बार और काट लें क्या, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 5 पचे 25, 25/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 12.5 जूल पर सेकंड हो जाएगा, जूल पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट का देखिए दोस्तों एसआई यूनिट क्या होता है, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है,
जूल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया, उष्मा के निष्कासन की दर। दर कहने का मतलब है कि एक सेकंड में जो है 12.5 जूल का क्या होगा, निष्कासन अब ट्रांसफर होगा, क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो 12.5 जूल कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर 2019 में, एलपीसीबीटी 2 में। तो आगे हमारा दोस्तों क्या है, इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि उष्मा के प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, उष्मा के प्रभाव में हमारा क्या होता है, जनरली 3 प्रकार का उष्मा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि तापमान में क्या होता है, अगर हम कहीं हीट सप्लाई करेंगे तो तापमान में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। दूसरा चीज एक्सपेंशन, यानी कि फैलेगा। तीसरा चीज अवस्था में परिवर्तन होगा। तो तीनों को दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे क्या है, पहले क्या है दोस्तों, तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब तापमान में वृद्धि होगा तब क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कि तापमान में वृद्धि हुआ है, तो यह उष्मा ऊर्जा अणुओं के गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जब हम किसी को गर्म करते हैं, तो किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके आंतरिक अणु, मॉलिक्यूल्स या अणु या कण, पार्टिकल जो होते हैं, वो मूव करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है ये। तो इसमें वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, अणुओं में गतिज ऊर्जा आ जाता है, जिसकी वजह से हीट भी हमारा ट्रांसफर होता है। और जैसे कि जल को गर्म करेंगे तो इसमें इसका भी अणु क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अणु का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जब अणु अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो पानी का तापमान बढ़ जाता है, तापमान भी बढ़ जाता है वस्तु का, किसी भी वस्तु का दोस्तों, अधिक गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये तापमान में वृद्धि हो गया। अब इसकी दोस्तों अगर दूसरा हमारा क्या है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो अधिक उष्मा ऊर्जा किसी पदार्थ को दी जाती है या उससे निकाली जाती है, तो यह पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन से गुजरेगी, अवस्था में परिवर्तन से गुजरेगी। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, पहले बताया कि अगर ये सॉलिड है, इसको अगर हम और अधिक गर्म करेंगे, हीट देते रहेंगे, तो वो लोहा को भी अगर दोस्तों हम निरंतर हीट सप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, गल जाता है, मेल्ट कर जाता है। क्या होता है, गल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया, तो यहाँ से ये हमारा क्या हुआ, मेल्ट कर गया। गलने के बाद हमारा ये सॉलिड था, सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। सॉलिड से क्या हो गया, ये लिक्विड बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया। अब इसी लिक्विड को और अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या बन गया, वेपराइज बन गया, वेपराइजेशन हो गया, यानी कि ये वाष्पन होना शुरू हो गया। ये क्या हो गया, वाष्पन हो गया। ये मेल्टिंग मतलब कि क्या हुआ, गलना शुरू हो गया, गलना हो गया, ये गलना शुरू कर दिया ये। अगर हीट देंगे तो वो क्या होगा, गलेगा, यानी कि अवस्था उसका डेंसिटी, देखिए कोई भी वस्तु को हम हीट करेंगे तो उसका डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी कम होकर के क्या बन जाएगा, वो वाष्प बन जाएगा, वाष्पन। तो वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन कहलाएगा, और ये गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग मतलब गलनांक कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, अगर हम ये गैस है, गैस में अगर हम टेम्परेचर निकालना शुरू कर दें, गैस से अगर हम टेम्परेचर निकालना शुरू कर दें, जैसे कोई वाष्प है, वाष्प को अगर हम ठंडा करने लगे, यानी कि उसका टेम्परेचर हम निकाल रहे हैं, तो ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, वो ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सघन, उसको क्या बोलेंगे, सघन, यानी कि सघन होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस कहने का मतलब क्या है, वो सघन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में चेंज होना शुरू शुरू हो जाएगा। तो गैस से लिक्विड होना क्या कहलाएगा, सघन, या तो कंडेंसन कहलाएगा। लेकिन उस और पानी की बात करें तो पानी में और अगर हम हीट निकालेंगे तो वो क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो पानी से और जमाएंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, तो वो क्या होगा, फ्रीजिंग, यानी कि जमना, जमना शुरू हो जाएगा। फ्रीजिंग से माने कि जमना शुरू हो जाएगा, क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों दो टर्म होता है जो पूछा जाता है कि अगर सॉलिड से डायरेक्ट हमारा अगर गैस में बदल गया, सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, या तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये कपूर में देखने को मिलता है।
किसमें? कपूर में। अगर कपूर को हम अगर हीट करेंगे तो उसमें दोस्तों कोई अवशेष प्राप्त नहीं होगा, डायरेक्ट वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन गैस को अगर फिर से कपूर वाले गैस को अगर हम एक छलनी की मदद से अगर उसे एक लेयर की मदद से उसे छानने की कोशिश करेंगे तो कपूर से हमारा दोस्तों फिर से क्या बन यानी कि गैस से फिर हमारा क्या होगा? कपूर बन जाएगा। कपूर से गैस बन जाएगा और गैस से फिर कपूर बन जाएगा। तो जब गैस से डायरेक्ट हमारा जमना शुरू हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डिपोजिशन कहलाएगा, यानी कि संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया। अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या है कि एक्सपेंशन। अब हम यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। एक्सपेंशन यानी कि प्रसार, एक्सपेंशन यानी कि प्रसार। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रसार की बात करें दोस्तों, एक्सपेंशन की बात करें तो ये ऊष्मा ऊर्जा के कारण ठोस पदार्थ में प्रसार होता है। प्रसार द्रवों तथा गैसों में भी हो सकता है, और प्रसार गैसों में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। देखिए दोस्तों, एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे अधिक एक्सपेंशन किस में होता है? सॉलिड में होता है। ओ सॉरी सॉरी, सबसे अधिक एक्सपेंशन की बात करें दोस्तों या प्रसार की बात करें तो गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद हमारा सबसे कम प्रसार किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। तो ये गैस का क्या होता है? प्रसार होता है। तो ये ऊष्मा का प्रसार क्या होता है? ठोस में भी प्रसार हो सकता है, गैस में भी और द्रव में भी प्रसार हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक जो एक्सपेंशन होता है वो गैस में होता है। अब देखिए दोस्तों, एक्सपेंशन की बात करें तो सॉलिड में भी एक्सपेंशन होगा, लिक्विड में भी एक्सपेंशन होगा और गैस में भी एक्सपेंशन होगा। अब देखिए दोस्तों, सॉलिड में अगर एक्सपेंशन होगा तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा। यानी कि लीनियर कहने का मतलब क्या दोस्तों? कि लेंथ में, लीनियर कहने का मतलब क्या है? कि लेंथ में उसका क्या होगा? परिवर्तन होगा। लीनियर कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि लेंथ में इसका फैलाव होगा। क्या होगा? लेंथ में इसका फैलाव होगा, एक्सपेंस प्रसार होगा। फिर एरिया में भी, सॉलिड में क्या होगा? एरिया में भी प्रसार हो सकता है, फिर आयतन में भी इसका प्रसार हो सकता है सॉलिड में। लेकिन लिक्विड की बात करें दोस्तों तो इसमें हमारा क्या होगा? वॉल्यूम का प्रसार हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें प्रेशर भी कह सकते हैं दोस्तों कि प्रेशर का प्रसार भी होगा। और गैस में भी हमारा वॉल्यूम का होगा और प्रेशर का प्रसार या एक्सपेंशन होगा। देखिए दोस्तों, जनरली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है? तो ये सॉलिड से पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिर्फ सॉलिड के बारे में जानेंगे, लिक्विड और ये गैस के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इससे दोस्तों पिछला साल दोस्तों 2019 में जब एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था तो उसमें से दोस्तों क्वेश्चन, एक्सपेंशन से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन, ये 2-3 शिफ्ट में मिला के दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों जो रेखीय प्रसार है सॉलिड का, यानी कि धातु का जो रेखीय प्रसार है उसके बारे में जानेंगे। धातु का क्या करेंगे? रेखीय प्रसार के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेखीय प्रसार या एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की बात हम करें तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक कोई यहाँ पे रॉड लिया हमने, क्या किया हमने? यहाँ पे कोई क्या लिया? एक रॉड लिया। क्या लिया? एक रॉड लिया, जिसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई हमने मान लिया क्या है? एल है। इसकी लंबाई क्या है? एल है। इसकी लंबाई क्या मान लिया हमने? कि एल है। अब देखिए दोस्तों, जब इसमें हीट होगा, जब इसमें अधिक हीट किया जाएगा तो इसमें हीट करने पर क्या होगा दोस्तों? इसकी थोड़ी सी लंबाई और बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? जब हीट इसमें किया जाएगा, जब इसको हीट किया जाएगा तो इसमें दोस्तों थोड़ी सी क्या हुआ? लंबाई और बढ़ गया। हीट करने के बाद कितना बढ़ गया? ये मान लेते कि ये डेल एल बढ़ गया, यानी कि चेंज इन लेंथ। ये लेंथ में कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। पहले लंबाई एल था, लेकिन जब हीट किया गया तो हीट का एक्सपेंशन हुआ तो इसका लंबाई कितना हुआ? ये चेंज, यानी कि डेल एल बढ़ गया, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना? डेल एल कितना हो गया? अब देखिए दोस्तों, इसमें जनरली यहाँ पे जब तापमान था, इसको हीट किया जा रहा था, तब इसका तापमान कितना था? T1 था। लेकिन जब यहाँ पे एक्सपेंड कर गया, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इसका पहुंच गया कितना? TF पहुंच गया है। कितना? यानी कि T2 पहुंच गया है। इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? T2 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो मुख्य रूप से काम करता है वो 3 चीजें काम करता है। दोस्तों एक हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है। इसका क्या होगा? एक फॉर्मूला निकल करके आएगा कि इसका क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे चेंज इन लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा? तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि चेंज इन लेंथ जो हमारा होगा, चेंज इन लेंथ होगा वो, जो पहले कितना था हमारा? चेंज इन लेंथ एल था, यानी कि एल लंबाई
जो होगा वो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ क्या है, ये थर्मल एक्सपेंशन है। अल्फा हमारा क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। और ये क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल करके आता है, किसके लिए, थर्मल इफिशियंसी, लेकिन सॉलिड के लिए। तो ये हमारा थर्मल इफिशियंसी किसके लिए आ गया दोस्तों, सॉलिड के लिए। किसके लिए है, सॉलिड के लिए। किसके लिए दोस्तों, सॉलिड के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या टर्म है, इसके बारे में हम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, एल। एल हमारा क्या है, एल की बात करें तो ये एल हमारा क्या है, ये जो प्रारंभिक इनिशियल लेंथ, हम जिसको कह सकते हैं कि प्रारंभिक लेंथ, इनिशियल लेंथ, यानी कि जब एक्सपेंड नहीं किया था तो उसके पहले ये लेंथ लेंथ था, लंबाई था, प्रारंभिक 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 लंबाई, प्रारंभिक लंबाई या तो पहले की लंबाई। और ये डेल्टा एल की बात करें तो ये क्या है हमारा, चेंज इन लेंथ। ये हमारा कितना चेंज इन लेंथ हुआ, चेंज इन लेंथ, ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, यानी कि लेंथ में परिवर्तन कितना हुआ, 100। और ये डेल्टा टी का मतलब क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब क्या है, ये T2 टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, तापमान में क्या है, परिवर्तन है। और अल्फा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए है। किसके लिए है, सॉलिड के लिए है। किसके लिए दोस्तों, सॉलिड के लिए है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ये फॉर्मूला हमने लिखा यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले को दोस्तों अगर हम और लिखें दोस्तों, तो चेंज इन लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि टोटल लेंथ यहाँ पे हमने ये कर लिया क्या है, जैसे कि टोटल लेंथ एल था और ये बढ़ गया, तो टोटल टोटल लेंथ हमारा क्या होगा, यानी कि फाइनल लेंथ टेम्परेचर बढ़ने के बाद या एक्सपेंशन के बाद, एक्सपेंशन के बाद हमारा लेंथ कितना बढ़ गया, ये एल था, ये एल हो गया प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। तो अब अगर डेल्टा एल की बात करें तो डेल्टा एल हमारा क्या हो जाएगा, ये एल एफ माइनस एल, इस एल को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो डेल एल के जगह एल एफ माइनस एल बच जाएगा। तो यहाँ पे इस डेल्टा एल की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एल एफ माइनस एल रख देंगे। एल एफ कहने का मतलब क्या है दोस्तों, फाइनल लेंथ, लेंथ यानी कि बढ़ने के बाद एल एफ माइनस एल। तो ये हमारा एल है, फिर ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर। तो इस एल को अगर हम बराबर के उस पार ले जाएं तो फाइनल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, तो एल माइनस में है तो बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस एल अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो एल एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा और ये डेल्टा टी। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा फाइनल लेंथ निकालने के लिए। फाइनल लेंथ निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक फॉर्मूला इसे भी आप नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्मल एक्सपेंशन दोस्तों, लेकिन किस में, सॉलिड में। थर्मल एक्सपेंशन किस में हो गया, सॉलिड में। लेकिन यही बात अगर दोस्तों अगर हम इसकी एसआई यूनिट, कोफिशिएंट ऑफ, ये दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का एसआई यूनिट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे निकालना चाहें कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि अब इसका यूनिट निकालना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम क्या कैसे निकाल सकते हैं यूनिट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, चेंज इन लेंथ, एल ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर।
तो हमें जिसका वैल्यू निकालना, यूनिट निकालना रहता है, उसको एक तरफ रख देंगे। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फा का इसका यूनिट निकालना है, तो इसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको बराबर उस पर ले जाएंगे, यानी कि ऊपर क्या बचेगा, चेंज इन लेंथ, और ये लेंथ हमारा नीचे आ जाएगा, और ये चेंज इन टेम्परेचर भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब लेंथ है दोस्तों, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और लेंथ नीचे भी है तो यहाँ भी क्या होगा, मीटर। टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन। तो यहाँ पे हमारा मीटर से मीटर कट जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, पर केल्विन। इसी को हम क्या ले सकते हैं, पर केल्विन, ये हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम बात करें तो और क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, यानी कि पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, ये इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या हो गया, पर केल्विन। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये यूनिट पूछा गया है, ये क्या है, यूनिट डायरेक्ट पूछा गया है। तो थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट हमारा दोस्तों कुछ ये क्या हो जाएगा, पर केल्विन। क्या हो जाएगा, पर केल्विन। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, पर केल्विन एसआई यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ किसका ऐसा यूनिट है दोस्तों, यूनिट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का, थर्मल एक्सपेंशन का। अब एक चीज यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम क्या कह सकते हैं कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, थर्मल एक्सपेंशन देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या है ये, यानी कि चेंज इन लेंथ जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन का। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्या है, चेंज इन लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, थर्मल एक्सपेंशन का। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और थर्मल एक्सपेंशन दोनों दोनों दोस्तों एक ही जैसा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों, जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा उसमें चेंज इन लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ताप उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, लेंथ में परिवर्तन होगा, लेंथ में क्या होगा, उसमें उतना ज्यादा प्रसार होगा। जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा उसका लेंथ में क्या होगा, परिवर्तन ज्यादा होगा, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा, तो उसका लेंथ में परिवर्तन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ऐसा यूनिट था, तो ऐसा यूनिट हमारा ये निकल कर क्या क्या आया, थर्मल एक्सपेंशन का, पर केल्विन, पर केल्विन। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एरिया का प्रसार कैसे होगा, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, हमने क्या देखा पहले, एरिया एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, हमने वहां पे देखा दोस्तों कि किस प्रकार से, किस प्रकार से लेंथ में परिवर्तन हो रहा था, किस प्रकार से लेंथ में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमारा सॉलिड में परिवर्तन कैसे होता है, ये देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये क्या है दोस्तों, एक कोई प्लेट है, ये क्या है, एक कोई प्लेट है, ये क्या है दोस्तों, एक कोई प्लेट है, एक कोई क्या है, प्लेट है। और प्लेट है यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा क्या है पूरा, ये एरिया इसका, यानी कि इसका कुछ तो एरिया होगा। यहाँ पे देखिए तो ये हमारा क्या है, एक प्लेट है जो कि पूरा ये इस प्रकार से है। और ये प्लेट क्या है दोस्तों, कोई सॉलिड का है, धातु का है, कोई क्या है, सॉलिड का है मतलब कि। और यहाँ पे क्या है, ये एरिया है, कोई इसमें धातु में क्या है, छेद है, क्या है, छेद है। जब इसको दोस्तों हीट किया जाएगा, जब इसे हीट किया जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो होल यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे होल है, ये होल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जब हीट किया जाएगा तो इस एरिया, ये जो होल का एरिया है, ये एरिया क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ये एरिया क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो इसमें दोस्तों इसमें दोस्तों यहाँ पे एक क्या फॉर्मूला निकल करके आएगा, तो ये एरिया है तो एरिया लिखेंगे, चेंज इन एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल एरिया जो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, ये यहाँ पे बीटा हमारा एरिया के लिए बीटा दर्शाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसके लिए, एरिया, एरिया एक्सपेंड करेगा उसके लिए, तो बीटा हो गया। और चेंज इन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक क्या है कि अल्फा जो होता है वो ट्रू बी, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से है कि जो बीटा होगा ना, वो टू अल्फा के बराबर होगा। क्या होगा, टू अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है कभी कभी, कि एरिया यहाँ पे 2a दे देगा, और यहाँ पे इसके जगह पर थर्मल एक्सपेंशन करिए अल्फा दे देगा, और ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस प्रकार से भी पूछा जाता है।
तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूला यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से पूछा जा सकता है, यहाँ पे इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है। और ये दोस्तों बस इसमें से ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। इसमें देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि कोई प्लेट है, उसमें कोई छिद्र है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जैक्ट पूछा गया है, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे कि कोई प्लेट है, उसमें एक छिद्र है, जब उसमें उसे जब गर्म किया जाएगा तो उस छिद्र में क्या परिवर्तन आएगा। जो एक प्लेट है उसमें एक छिद्र है और उसे जब हीट किया गया तो वो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों उसके एरिया में क्या होगा, बढ़ जाएगा। हीट करने पर वो एरिया क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो उसका एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात दोस्तों आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या दोस्तों, एरिया एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड हो गया। अगला टर्म हमारा क्या दोस्तों, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अगला टर्म क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम का दोस्तों सिर्फ हम फॉर्मूला यहाँ पे बता देते हैं। सेम चीज है, फॉर्मूला सेम लिखना है दोस्तों, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा और इसके लिए हम क्या देते हैं, इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे गामा देते हैं। इसके लिए थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जो गामा होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। 3 अल्फा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम यानी कि 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, और ये भी, और यहाँ पे गामा की जगह पर क्या लिख देंगे हम, अल्फा लिख देंगे। और ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे इस प्रकार से निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा। और एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों तो सबका एक ही होगा, पर केल्विन आया था तो इसका भी एसआई यूनिट पर केल्विन होगा और इसका भी एसआई यूनिट पर केल्विन ही होगा। अब देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक टर्म और हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है, ये डीवी है, किसको क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे ये डीवी हमारा क्या दर्शा रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परिवर्तन क्या हो रहा है, ये दर्शा रहा है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम भी से हमारा क्या है, प्रारंभिक वॉल्यूम, यानी कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था। और ये हमारा डेल्टा टी क्या दर्शा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और ये चेंज इन टेम्परेचर दर्शा रहा है। और कुछ है क्या दोस्तों इसमें, ये कोफिशिएंट ऑफ ये गामा हमारा क्या दर्शा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, 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 वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये हमारा दोस्तों वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड हो गया। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। इससे ज्यादा दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में नहीं कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। जो हमने बता दिया वो पूछा जा सकता है ये। और हाँ, एक चीज ये पूछा जा सकता है कि ये गामा और इसके अल्फा के बीच क्या रिलेशन है, और ये बीटा और गामा के अल्फा के बीच क्या रिलेशन है, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और, ये इसमें एरिया हमारा चेंज एरिया से संबंधित भी बता देता हूं मैं कि ये हमारा क्या दर्शा रहा है, चेंज इन एरिया को दर्शा रहा है कि एरिया में क्या परिवर्तन हुआ, चेंज इन एरिया। और ये हमारा एरिया ओरिजिनल यानी कि प्रारंभिक लेंथ एरिया को दर्शा रहा है, क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। बीटा हमारा क्या दर्शा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल यानी कि एरिया एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ही होगा, लेकिन एरिया थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एरिया थर्मल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन कह सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। और ये डेल्टा टी हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे दोस्तों कुछ मैं जैसे कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो हीट में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है। हीट की बात करें दोस्तों तो थर्मल यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टर्म क्या क्या हो सकता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स की बात करें, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है दोस्तों कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे इसको ले रहे हैं। जैसे 4 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तब
तब यहाँ पे दोस्तों घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर, घनत्व आने की दोस्तों डेंसिटी, घनत्व आने की डेंसिटी, और आयतन आने की क्या है, वॉल्यूम। आयतन आने की वॉल्यूम। आयतन आने की क्या होगी दोस्तों, वॉल्यूम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाएंगे पहले। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक हम ग्राफ को लेंगे, एक ग्राफ लेंगे और एक ग्राफ यहाँ पे नीचे भी लेंगे। दो ग्राफ यहाँ पे हम देखेंगे, दो ग्राफ को देखेंगे। तो दो ग्राफ में दोस्तों पहला घनत्व का, पहला क्या होगा, ये घनत्व का। तो घनत्व का होगा तो यहाँ पे ऊपर हमारा क्या लिखेंगे, डेंसिटी लिखेंगे, डी लिखेंगे, या तो हम इसे रो से, डेंसिटी को रो से दर्शाया जाता है तो रो लिखेंगे। और ये हमारा क्या दर्शाएगा, टेम्परेचर को दर्शाएगा, यानी कि जो एक्स एक्सिस में है टेम्परेचर को दर्शाएगा, और वाई एक्सिस में हमारा क्या दर्शाएगा, डेंसिटी को दर्शाएगा। तो ये हमारा डेंसिटी के लिए हो गया और ये आयतन के लिए हो गया। और ये हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इसमें टेम्परेचर दर्शाएंगे, और वाई एक्सिस में हमारा क्या दर्शाएंगे, वॉल्यूम को दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, वॉल्यूम को दर्शाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, इसको ज्यादा लेते हैं दोस्तों, 2 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। इसी प्रकार यहाँ की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। इसी प्रकार ये तापमान हमारा क्या होगा, चलता जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि अगर घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व हो जाता है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो 4 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे जो घनत्व होगा क्या होगा, अधिकतम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, अधिकतम होगा, सबसे अधिक होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा दोस्तों, अधिकतम होगा। क्या होगा यहाँ पे, अधिकतम होगा। अगर लेकिन दोस्तों यही अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस का देखिए, ये देखिए, ये वॉल्यूम को दर्शा रहे हैं हमें। ये वॉल्यूम से यहाँ कितना हाइट है, और ये डेंसिटी का कितना हाइट है, यहाँ पर है। तो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अधिकतम होता है, और वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम आने की सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। लेकिन दोस्तों ये अधिकतर हर कोई क्या होता है, भूल जाता है। क्या है, हर कोई भूल जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक जुगाड़ लाया है कि किसमें किसका अधिक होगा, किसका किसका, किसमें यानी कि ताप, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी अधिक होगा, या 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन अधिक होगा, ये भूल जाते हैं। तो हमने इसके लिए दोस्तों एक जुगाड़ लाया है। तो जुगाड़ क्या है दोस्तों, तो जुगाड़ ये है कि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी देखिए कितना अक्षर का है, 1 2 3 4 5 6 7। डेंसिटी कितने का है, 4, मतलब 7 लीटर्स का है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का कितना है, वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो ये कितने लीटर्स का है, 6 लीटर्स का है। क्या है, 6 लीटर्स का है। तो जो लीटर्स में ज्यादा होगा, हम इंग्लिश लीटर्स की बात करें दोस्तों, जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। तो देखिए डेंसिटी का अक्षर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और वॉल्यूम का कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो इसमें अक्षर किसका ज्यादा है, डेंसिटी का, यानी कि डेंसिटी का अक्षर ज्यादा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, डेंसिटी अधिकतम होगा। और वॉल्यूम का अक्षर 6 है, यानी कि 7 से ये कम है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसको इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। कुछ और यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा दोस्तों, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जो त्रिक बिंदु जिसको कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब क्या है, त्रिक बिंदु, पानी का त्रिक बिंदु। पानी का त्रिक बिंदु कितना तापमान पर होता है, तो ये 273.16 केल्विन होता है। ये 273 भी, यानी कि 273 रह सकता है,
अब इसमें दोस्तों और हम क्या कह सकते हैं, और हाँ दोस्तों एक चीज और, जो वॉल्यूम ऑफ आइस होता है, यानी कि आइस वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि पानी का जो बर्फ का आयतन, बर्फ का जो आयतन होता है पानी के आयतन से अधिक होता है। बर्फ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। पानी के आयतन से अधिक होता है, पानी के आयतन से अधिक होता है। तो ये कुछ दोस्तों पॉइंट था। बाकी दोस्तों आप, बाकी दोस्तों जब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो उसमें और अच्छे तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे, उसमें हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को भी दोस्तों क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ पे इसे स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, और थैंक यू दोस्तों।